नमस्ते। वेलकम टू इनसाइड भारत, भारत की पहचान और विविधता में गहरे उतरते हुए। आज हम चर्चा करेंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर। बंगाल की खाड़ी में मोतियों की माला जैसे बिखरे ये द्वीप अपनी बेमिसाल खूबसूरती, अनोखी आदिवासी संस्कृतियों और एक गहरे ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ खूबसूरत आइलैंड्स नहीं है, भारत की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके लिहाज से भी ये बेहद अहम है। आज हम इनके कई पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ये बने कैसे, यहाँ कौन रहता है, इनका इतिहास क्या रहा है और आज क्या चुनौतियां हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। शुरुआत करते हैं इनकी ज्योग्राफी यानी भूगोल और फॉर्मेशन से। ये द्वीप समूह हैं कहाँ और कितने हैं? सुनने में आता है कि 570 से भी ज्यादा द्वीप है। हाँ, 572 के करीब। लेकिन आबादी सिर्फ 35-40 द्वीपों पर ही है। भारत के मेनलैंड से तो काफी दूर लगते हैं। हाँ, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच फैले हुए हैं और इनका बनना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये असल में समुद्र के नीचे डूबी हुई एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है। अंडमान निकोबार रिज कहते हैं उसे। उसका ऊपरी हिस्सा है ये। अच्छा, पूरी पर्वत श्रृंखला? हाँ, ये रिज म्यांमार से शुरू होकर इंडोनेशिया तक जाती है। लाखों साल पहले यहाँ जबरदस्त वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी और टेक्टोनिक प्लेट्स, खास तौर पर इंडो ऑस्ट्रेलियन और यूरेशियन प्लेट्स, वो आपस में टकराईं, जिससे ये जमीन ऊपर उठी। अच्छा, मतलब ये जियोलॉजिकली काफी एक्टिव जोन है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इसी वजह से ये पूरा रीजन एक साइस्मिक जोन में आता है। मतलब यहाँ भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, और इसी का नतीजा हमने 2004 की भयानक सुनामी के रूप में देखा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। वो सुनामी जिसने यहाँ भारी तबाही मचाई थी, वो इसी जियोलॉजिकल एक्टिविटी का नतीजा थी। यहाँ की जमीन कैसी है? मैंने पढ़ा है कि ज्यादातर पहाड़ी इलाका है और घने जंगलों से ढका हुआ है। 2 मॉनसून आते हैं, साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट। बारिश खूब होती है। अच्छा, टेम्परेचर कैसा रहता है? टेम्परेचर साल भर ज्यादातर प्लेजेंट रहता है, मतलब 23 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच। ह्यूमिडिटी थोड़ी ज्यादा रहती है। हाँ। और चक्रवात वगैरह, साइक्लोन्स? हाँ, कभी कभी उनका खतरा भी रहता है। और बात करें यहाँ के सबसे पुराने निवासियों की, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो हजारों साल पुरानी बस्तियों की तरफ इशारा करते हैं। हाँ, ये इंडिजिनस एंडमनीज लोग हैं। अच्छा। और यहाँ एक बहुत फैसिनेटिंग बात सामने आती है। जेनेटिक और कल्चरल स्टडीज बताती हैं कि ये लोग शायद मिडिल पैलियोलिथिक एज से, मतलब 30,000 साल या उससे भी पहले से। हाँ, तब से ये बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहे हैं। ये एक तरह से मानव इतिहास का जीता जागता म्यूजियम है। कमाल है। इनमें ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जारवा और सेंटिनलीज शामिल हैं। ये अंडमान आइलैंड्स के हैं। दूसरी तरफ निकोबार आइलैंड्स में निकोबारी और शोम्पेदी लोग रहते हैं। इनकी भाषा और संस्कृति अंडमानी से अलग है। अच्छा, किससे मिलती जुलती है? इनकी भाषा साउथ ईस्ट एशिया की मोन खमेर भाषाओं से मिलती जुलती है। चलिए इन जनजातियों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये बहुत यूनिक है ना? भारत सरकार ने इन्हें पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स यानी पीवीटीजीज का दर्जा दिया है। हाँ, पीवीटीजी। ये पीवीटीजी क्या होता है, थोड़ा समझाएंगी? पीवीटीजी का मतलब है ऐसी जनजातियां जो विकास के पैमाने पर थोड़ी पीछे हैं, जिनकी आबादी या तो घट रही है या स्थिर है, और जो आज भी अपनी गुजर बसर के लिए पुराने तरीकों यानी प्री एग्रीकल्चर तरीकों पर निर्भर है। सरकार इन्हें बचाने और इनके विकास के लिए विशेष ध्यान देती है। ये अंडमान निकोबार की जनजातियां तो मानव विविधता और हजारों साल पुरानी एंथ्रोपोलॉजिकल और जेनेटिक लेगेसी की मिसाल है। अच्छा, जैसे कौन कौन सी हैं? जैसे ग्रेट अंडमानीज को देखें। एक जमाना था जब इनकी आबादी 10,000 से ज्यादा थी। 10 अलग अलग ग्रुप्स में बटे थे ये। 10,000? और अब? आज स्ट्रेट टैलेंट पर सिमट कर रह गए हैं। मुश्किल से 50 लोग बचे होंगे। सिर्फ 50? इतना ज्यादा पतन क्यों? ब्रिटिश रूल, बाहर से आई बीमारियां जिनके लिए इनकी इम्यूनिटी नहीं थी, खान पान में जबरदस्ती का बदलाव, अपनी पहचान खोने का संकट, कई कारण रहे हैं। इनकी संस्कृति और भाषा तो लगभग खत्म होने की कगार पर है। ये एक बड़ी ट्रेजेडी है सच में। बहुत दुखद है तो। और ओंगे? ओंगे जनजाति लिटिल अंडमान में रहती है। इनकी संख्या करीब 150 के आसपास है। ये आज भी शिकार, मछली पकड़ने और शहद इकट्ठा करने पर निर्भर है। इनकी क्या खासियत है? शरीर पर खास तरह के टैटू होते हैं इनके, और प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन इनके सामने भी चुनौतियां हैं। मैल न्यूट्रिशन और घटती जन्म दर बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
और जारवा, उनका नाम काफी सुना है। हाँ, जारवा लोग मिडिल और साउथ अंडमान के घने जंगलों में रहते हैं। इनकी संख्या 500-700 के करीब होगी। ये भी शिकार और जंगल से मिलने वाली चीजों पर ही निर्भर हैं। बाहरी दुनिया से संपर्क बहुत सीमित रखते हैं। हालांकि अब थोड़ा बहुत संपर्क सरकार के जरिए हुआ है, पर इनके लिए एक बड़ा खतरा है अंडमान ट्रंक रोड। वो सड़क जो इनके इलाके से गुजरती है। हाँ, वही। वो बाहरी लोगों के अतिक्रमण का, बीमारियों का, एक्सप्लॉयटेशन का रास्ता खोलती है। ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जारवा लोग शरीर पर पेंटिंग भी करते हैं, वो इनकी कला का अहम हिस्सा है। और फिर आते हैं सेंटिनेलीज। इनके बारे में तो बहुत रहस्यमयी बातें सुनने को मिलती हैं। बिल्कुल। सेंटिनलीज, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर रहने वाले ये लोग शायद दुनिया की सबसे आइसोलेटेड जनजाति हैं। कोई ठीक से नहीं जानता कि कितने समय से, पर अनुमान है कि शायद 60,000 सालों से। 60,000 साल, मतलब बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए। संपर्क का जबरदस्त विरोध करते हैं। हाँ, सुना है तीर वगैरह चलाते हैं अगर कोई पास जाए तो। हाँ, अपनी सुरक्षा के लिए। इनकी भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, इनके बारे में हमें लगभग कुछ नहीं पता। भारत सरकार ने इनके द्वीप के चारों ओर 5 नॉटिकल मील का एक एक्सक्लूजन जोन बना रखा है, ताकि इन्हें डिस्टर्ब ना किया जा सके। हाँ बिल्कुल, उनके आइसोलेशन को मेंटेन करने के लिए। ये तो हुई अंडमान की बात। निकोबार में कौन है? निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो निकोबारी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी आबादी 30,000 से ज्यादा है। अच्छा, तो ये काफी अलग हैं अंडमान की जनजातियों से। हाँ, काफी। ये नारियल सुपारी की खेती करते हैं, मछली पकड़ते हैं। अंडमान की जनजातियों के मुकाबले ये बाहरी समाज से ज्यादा जुड़े हुए हैं, पंचायती राज व्यवस्था में भी शामिल हैं। और एक और नाम सुना था, शोम्पेन। हाँ, आखिर में शोम्पेन जनजाति। ये ग्रेट निकोबार के घने अंदरूनी जंगलों में रहते हैं। करीब 300 लोग होंगे। ये कैसे रहते हैं? न्यूमैडिक या सेमी न्यूमैडिक हैं, मतलब एक जगह टिक कर नहीं रहते। शिकार और जंगल से खाने पीने की चीजें इकट्ठा करते हैं। बाहरी दुनिया से इनका संपर्क बहुत कम है और बहुत सावधानी भरा। इनकी भाषा के बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं है, अनडॉक्यूमेंटेड है ज्यादातर। तो ये जानना वाकई चिंताजनक है कि ये सभी प्राचीन जनजातियां आज इतने सारे खतरों से जूझ रही हैं। बाहरी लोगों का दखल, नई बीमारियां। हाँ, बीमारियां जिनके खिलाफ इनकी इम्यूनिटी नहीं है, अपनी भाषा और पहचान खोने का डर, क्लाइमेट चेंज का असर पड़ रहा है, बढ़ता टूरिज्म प्रेशर, बहुत कुछ है। सरकार ने कानून तो बनाए हैं ना? आपने बताया था, अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्शन ऑफ एबरिजिनल ट्राइब्स रेगुलेशन, ANPATR 1956। हाँ, कानून है। एन पात्र इनके इलाकों और अधिकारों की रक्षा करता है। और अंडमान आदिम जनजाति विकास समिति IJVS जैसी समितियां भी इनके कल्याण के लिए काम कर रही हैं। लेकिन चुनौतियां बहुत बड़ी हैं। जमीनी हकीकत थोड़ी अलग है। चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। यहाँ यूरोपियन कब और क्यों आए? सबसे पहले डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1755 में निकोबार में कदम रखा था। उन्होंने इसे कॉलोनी बनाने की कोशिश की, न्यू डेनमार्क नाम भी दिया, पर मलेरिया के कारण कामयाब नहीं हुए। अच्छा, डेनिश। हाँ, बाद में 1868 में उन्होंने अपने अधिकार ब्रिटेन को बेच दिए। ब्रिटेन ने तो 1789 में ही अंडमान के चैथम आइलैंड पर एक नेवल बेस और पिनल कॉलोनी, मतलब सजा देने के लिए कैदियों को रखने की जगह बनाई थी। पोर्ट ब्लेयर। हाँ, उसे बाद में पोर्ट ब्लेयर लेते आ गया, लेकिन बीमारी की वजह से इसे भी कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ा था। लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद कहानी बदल गई। यहीं से काला पानी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, है ना? हाँ, बिल्कुल। 1857 का जो गदर हुआ, उसके बाद अंग्रेजों ने अंडमान को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों और दूसरे राजनीतिक कैदियों को देश निकाला देने के लिए एक परमानेंट पीनल कॉलोनी बना दिया। काला पानी, ये नाम क्यों पड़ा? काला पानी का मतलब सिर्फ समुद्र पार भेजना नहीं था। उस जमाने में समुद्र यात्रा करने से जाति भ्रष्ट होने का डर भी जुड़ा था, तो ये एक तरह का सोशल बॉयकॉट भी था। हाँ, सामाजिक बहिष्कार जैसा। बिल्कुल। यहाँ कैदियों को बेहद सख्त हालात में रखा जाता था। उनसे जेल, इमारतें, बंदरगाह बनाने जैसे कठोर काम करवाए जाते थे। रॉस आइलैंड इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स था तब। और इसी दौर में बनी वो बदनाम सेलुलर जेल। सही। जैसे जैसे आज़ादी की लड़ाई तेज हुई, राजनीतिक कैदियों की तादाद बढ़ने लगी। अंग्रेजों को एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल की जरूरत महसूस हुई जहां इन कैदियों को पूरी तरह से आइसोलेट किया जा सके, ताकि वो आपस में कोई संगठन ना बना सकें या भाग ना सकें। डिजाइन जेरेमी बेंथम के पेनॉप्टिकन आइडिया पर आधारित था। पेनॉप्टिकन, ये क्या था?
पेनोप्टिकन एक ऐसा डिजाइन है जिसमें बीच में एक वॉच टावर होता है और उसके चारों तरफ सेल्स बनी होती हैं पहिए की तीलियों की तरह। अच्छा। टावर में बैठा गार्ड सभी कैदियों पर नजर रख सकता है, लेकिन कैदियों को ये पता नहीं चलता कि गार्ड उन्हें देख रहा है या नहीं। सेल्यूलर जेल में ऐसी 7 विंग्स थीं जो एक सेंट्रल टावर से निकलती थीं। और इसे इतना भयानक क्या बनाता था? सिर्फ डिजाइन? नहीं, डिजाइन के अलावा भी बहुत कुछ। इसमें करीब 700 सेल्स थीं, लेकिन कोई डॉर्मिटरी नहीं थी। हर कैदी को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जाता था। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब बिल्कुल अकेले? हाँ, बिल्कुल अकेले। सेल्स का डिजाइन ऐसा था कि एक कैदी दूसरे को देख भी ना सके। बात करना तो दूर की बात है। यहाँ कैदियों पर जुल्म होते थे, टॉर्चर, अमानवीय मेडिकल टेस्ट्स, जबरदस्ती कोल्हू चलवाने जैसे कठोर काम। मकसद था कैदियों का मनोबल तोड़ना। रूह काम जाती है सोचकर। यहाँ कौन कौन से जाने माने स्वतंत्रता सेनानी कैद रहे? कई बड़े नाम शामिल हैं। वीर सावरकर और उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, योगेंद्र शुक्ल, गदर पार्टी के नेता सोहन सिंह भकना, हरे कृष्ण कोनार, सचिंद्रनाथ सान्याल और भी बहुत से क्रांतिकारी। इन्होंने विरोध नहीं किया? किया बिल्कुल। यहाँ कैदियों ने खराब खाने और बर्ताव के खिलाफ कई बार भूख हड़तालें भी की। 1933 की एक हड़ताल बहुत दर्दनाक थी। उसमें महावीर सिंह, मोहन किशोर नामदास और मोहित मोइत्रा की जबरदस्ती फोर्स फीडिंग के दौरान मौत हो गई थी। ओह, और वो वाइसरॉय वाली घटना? हाँ, एक कैदी शेर अली आफरीदी ने 1872 में भारत के तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या भी पोर्ट ब्लेयर में ही कर दी थी, जब वो दौरे पर आए थे। एक और घटना का जिक्र मिलता है, बैटल ऑफ एबरडीन। ये क्या थी? हाँ, 1859 में ग्रेट अंडमानीज ने एकजुट होकर अंग्रेजों के ठिकाने पर हमला किया था। वो काफी बहादुर थे। फिर क्या हुआ? कहा जाता है कि एक भारतीय कैदी था, दूधनाथ, जिसे अंडमानीज ने पहले पनाह दी थी। उसने अंग्रेजों को हमले की खबर दे दी। इस वजह से अंडमानीज तैयार नहीं थे और हार गए। बहुत से मारे गए। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था और इसके बाद अंग्रेजों का दबदबा और बढ़ गया। तो ये द्वीप सिर्फ खूबसूरती के नहीं बल्कि संघर्ष, पीड़ा और बलिदान की कहानियों के भी गवाह रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये संघर्ष दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भी जारी रहा। मार्च 1942 में जापान ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया। जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 में? हाँ। अब सेलुलर जेल में ब्रिटिश कैदी और वो भारतीय रखे जाने लगे जिन पर अंग्रेजों का समर्थक होने का शक था। जापानियों का शासन भी, कहते हैं, काफी क्रूर रहा। लेकिन इसी दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी यहाँ आए थे। हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। हाँ, ये एक ऐतिहासिक पल था। दिसंबर 1943 में नेताजी पोर्ट ब्लेयर आए। उन्होंने आजाद हिंद सरकार की तरफ से इन द्वीपों को पहला मुक्त भारतीय क्षेत्र घोषित किया। पहला मुक्त क्षेत्र? हाँ, उन्होंने अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा और यहाँ तिरंगा फहराया। आईएनए के जनरल एडी लोगोनाथन को यहाँ का गवर्नर भी नियुक्त किया। लेकिन क्या असल में कंट्रोल आईएनए के पास आ गया था? नहीं, जमीनी हकीकत ये थी कि असली कंट्रोल जापानियों के हाथ में ही रहा। पर सिंबॉलिकली ये बहुत बड़ी बात थी। अक्टूबर 1945 में जब जापान ने सरेंडर किया तो अंग्रेजों ने फिर से कब्जा कर लिया। और फिर भारत की आजादी के बाद क्या हुआ? ये भारत का हिस्सा कैसे बने? 1947 में आजादी के बाद ये द्वीप समूह भारत का अटूट हिस्सा बने। फिर 1956 में जब स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया तब इन्हें केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अच्छा, यूनियन टेरिटरी। हाँ, आज यहाँ भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक लेफ्टिनेंट गवर्नर शासन करते हैं। प्रशासनिक तौर पर 3 जिले हैं, नॉर्थ एंड मिडल अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार, और राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। आज की आबादी कितनी है यहाँ और कौन लोग रहते हैं? आज यहाँ की आबादी करीब 3.8 लाख है। इसमें एक बड़ा हिस्सा मेनलैंड इंडिया से आए लोगों का है। अच्छा, उन्हें बसाया गया था? हाँ, आज़ादी के बाद यहाँ बसाया गया था। बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, अलग अलग राज्यों से। इसी वजह से यहाँ हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु जैसी कई भाषाएं बोली जाती हैं। ये वाकई एक मिनी इंडिया या कल्चरल लेबोरेटरी जैसा बन गया है जहाँ भारत की विविधता साफ दिखती है। दिलचस्प। यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है? क्या मुख्य इंडस्ट्री है? पारंपरिक तौर पर तो खेती, मतलब नारियल, सुपारी, फल, मसाले और मछली पकड़ना मुख्य आधार रहे हैं। सरकारी नौकरियां भी रोजगार का एक बड़ा जरिया हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में
टूरिज्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्राइवर बन के उभरा है। हाँ, हैवलॉक और नील आइलैंड का नाम तो बहुत सुना है। हाँ, हैवलॉक आइलैंड अब स्वराज द्वीप और नील आइलैंड अब शहीद द्वीप, बाराटांग आइलैंड, ये अपने खूबसूरत बीचेस, वाटर स्पॉट्स, स्कूबा डाइविंग और लाइमस्टोन गुफाओं के लिए बहुत मशहूर है। और डिफेंस का भी रोल होगा, स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। बिल्कुल, इन द्वीपों का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी और अहम इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स पर इनकी लोकेशन की वजह से डिफेंस सेक्टर का भी यहाँ बड़ा प्रेजेंस है और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है? लिटरेसी रेट तो शायद काफी अच्छा है यहाँ। हाँ, लिटरेसी रेट करीब 90% है, जो नेशनल एवरेज से काफी ज्यादा है। स्कूल, कॉलेज मौजूद हैं। पोर्ट ब्लेयर में जीबी पंत हॉस्पिटल, मुख्य सरकारी अस्पताल है। लेकिन दूर दराज के द्वीपों में वहाँ दिक्कतें होंगी। हाँ, दूर दराज के द्वीपों तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अभी भी एक चुनौती है। हालांकि टेलीमेडिसिन से कुछ मदद मिल रही है। डिजिटल कनेक्टिविटी भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है, खासकर शहरों में। पर हाँ, चैलेंजेस हैं। इतिहास का एक और दर्दनाक अध्याय, 26 दिसंबर 2004 की सुनामी। उसने तो यहाँ सब कुछ तहस नहस कर दिया था। हाँ, वो एक भयानक त्रासदी थी। ये द्वीप भूकंप के एपिसेंटर के बहुत नजदीक थे। यहाँ 15 मीटर यानी करीब 50 फीट तक ऊंची लहरें उठी थीं। 50 फीट, बाप रे। हाँ, लगभग 2000 लोगों की मौत हुई आधिकारिक तौर पर और 40,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए। निकोबार ग्रुप के कई द्वीप जैसे कच्चल और ग्रेट निकोबार का दक्षिणी सिरा इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु। हाँ इंदिरा पॉइंट, या तो पानी में डूब गए या सबसिडेंस का शिकार हुए, मतलब जमीन नीचे धंस गए। इसका असर क्या हुआ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में? शॉर्ट टर्म में तो भारी तबाही थी। सड़कें, पुल, बंदरगाह, स्कूल, अस्पताल, घर, हाँ। सब बर्बाद हो गया। लॉन्ग टर्म में देखें तो कोस्टल इकोसिस्टम्स जैसे मैंग्रोव और कोरल रीफ को जबरदस्त नुकसान पहुंचा। और खेती, जमीन? खेती की जमीन में समुद्री पानी भर गया, जिससे वो बेकार हो गई। इकोनॉमी, खासकर खेती, मछली पकड़ने और टूरिज्म पर बहुत बुरा असर पड़ा। और सबसे बढ़कर लोगों पर, खासकर बच्चों और आदिवासी समुदायों पर गहरा साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हुआ, जिसका असर शायद आज भी है। लेकिन इसमें एक थोड़ी हैरान करने वाली बात यह भी थी कि कुछ आदिवासी समुदाय अपनी पारंपरिक जानकारी की वजह से बच गए। ये सच है? बिल्कुल सच है। ये इस त्रासदी का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। कई आदिवासी समुदायों जैसे उंगे, जारवा, यहाँ तक कि कुछ निकोबारी लोगों के पास भी पीढ़ियों से चला आ रहा ज्ञान था। कैसा ज्ञान? उन्हें अपनी कहानियों और अनुभवों से पता था कि जब जमीन जोर से हिलती है और समुद्र का पानी अचानक पीछे हटता है, तो उसके बाद बहुत बड़ी लहरें आती हैं। जैसे ही उन्होंने भूकंप महसूस किया और समुद्र को पीछे हटते देखा, वो तुरंत ऊंची जगहों की तरफ भाग गए। कमाल है, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। हाँ, TEK, इसकी अहमियत पता चली दुनिया को। इस आपदा से क्या सबक सीखे गए? क्या बदलाव आए उसके बाद? सबसे बड़ा सबक था डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस और एक इफेक्टिव अर्ली वार्निंग सिस्टम की जरूरत। इसी के बाद भारत ने हैदराबाद में इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर ITWC स्थापित किया। हाँ, वो अब पूरे इंडियन ओशन रीजन को वार्निंग देता है ना? हाँ, बिल्कुल। बड़े पैमाने पर पुनर्वास का काम हुआ, घर बनाए गए, लोगों को रोजगार के साधन दिए गए, इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा खड़ा किया गया, पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए मैंग्रोव फिर से लगाए गए। लेकिन सबक यही है कि आगे का डेवलपमेंट सस्टेनेबल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा बने जो आपदाओं को झेल सके, और पुनर्वास योजनाओं में स्थानीय लोगों, खासकर आदिवासियों की जरूरतों और उनकी भागीदारी का ध्यान रखा जाए। ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, अंडमान निकोबार की सबसे अनोखी बातें क्या हैं जो इन्हें भारत के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग बनाती हैं? कई चीजें हैं। पहली, यहाँ की एंडेमिक बायोडाइवर्सिटी, मतलब ऐसे पेड़ पौधे और जीव जंतु जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं, दुनिया में और कहीं नहीं। जैसे अंडमान वुडपेकर, निकोबार मेगापोड, अंडमान वाइल्ड पिजन, बहुत सारे हैं। अच्छा, एंडेमिक। दूसरी, यहाँ की प्राचीन और कुछ हद तक आज भी दुनिया से कटी हुई जनजातियां, ये मानव इतिहास की जीती जागती विरासत हैं। तीसरी, इनकी अपनी खास जियोलॉजिकल और साइस्मिक इम्पोर्टेंस जो हमने देखा। चौथी, भारत के लिए इनका बढ़ता हुआ स्ट्रेटेजिक मैरिटाइम इम्पोर्टेंस, समुद्री रणनीति में इनका महत्व बहुत ज्यादा है। और पांचवी,
इनका एक अनोखा कल्चरल मेल्टिंग पॉट होना, जहां भारत भर से आए लोग और स्वदेशी संस्कृतियां एक साथ रह रही हैं, एक नई पहचान बना रही हैं। वाकई कमाल की जगह। लेकिन यहाँ विकास की ज़रूरतें हैं, बढ़ता पर्यटन है, देश की स्ट्रेटेजिक ज़रूरतें हैं, और दूसरी तरफ ये बेहद नाजुक संस्कृतियाँ और पर्यावरण। इनके बीच संतुलन बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती लगता है। हाँ, और शायद यही आज की चर्चा का सबसे अहम सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है। ये संतुलन कैसे साधा जाए? डेवलपमेंट ऐसा कैसे हो जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी हो और लोकल कल्चर्स का सम्मान भी करे? और सबसे बड़ा सवाल, इस तेजी से जुड़ती दुनिया में सेंटिनलीज या जारवा जैसी बिल्कुल अलग थलग रहने वाली जनजातियों का भविष्य क्या होगा? क्या उन्हें पूरी तरह उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए या किसी तरह का संपर्क बनाना चाहिए? ये सवाल आसान नहीं है और इनके जवाब ढूंढना जरूरी है। ओके, तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको पसंद आई होगी। ऐसी और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।